पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी मॉडरेट टफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप। लास्ट के 30 दिनों के लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट 6 जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है हमने टारगेट दिया था आपको, है ना, हमारे 6500 9,000 वाले रिवीजन के लिए। उनका कॉन्सेप्चुअल वीडियो ये है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें बाकायदा समझाते हुए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है ना। यहाँ पर आज हम डे 2 में आ चुके हैं। तो डे 2 में बेसिकली आज के अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री में। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आपके फार्मर्स और आपके दोस्तों पीपल्स जो मूवमेंट्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन ज्योग्राफी में कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। देन हम साइंस पर जाएंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क्स वगैरह, टाइगर रिजर्व वगैरह को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इकोनॉमी में हम पब्लिक फाइनेंस एंड बजट इंक्लूडिंग फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना, हमारे ऐप पर जाकर आप जो अलग अलग फोल्डर्स हैं वहां पर जाके विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए करते यहाँ पर क्लास की शुरुआत। सबसे पहले आपके मूवमेंट्स में आ जाते, तो यहाँ पर आपका पहला मूवमेंट है आपका पागलपंथी मूवमेंट। सो बेसिकली पागलपंथी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1825 1835, यानी बिटवीन 1825 टू 1835। और इसको लीड किसने किया था? तो करम शाह और आपके टीपू शाह। ये दो नाम याद रखिएगा, करम शाह एंड टीपू शाह, इन दोनों ने लीड किया था। और ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? तो हाजोंग एंड गारो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, रीजन कौन सा था? तो मैमन सिंह जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर? बंगाल का, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था मैमन सिंह, वहां पर आपके पागलपंथी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो किराया वगैरह था ना, जो टैक्स वगैरह में कर वृद्धि की गई थी, उसके चक्कर में यहाँ पर ये आपका स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, देन मोपला रिबेलियन, मोपला अपराइजिंग, ये आपके वैसे तो दो बार हुआ है, एक 1922 में हुआ है और एक आपका 1836 में हुआ है। तो यहाँ पर दोनों बार मालाबार रीजन में हुआ है, सेम नाम है। एक बार आपका 1922 के अराउंड होता है और पहली बार आपका 1836 1854। कारण क्या था? तो रेवेन्यू डिमांड को यहाँ पर क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। इसी के अगेंस्ट में ये पूरा आपका रिबेलियन होता है। ठीक है, इसके बाद इंडिगो रिवोल्ट बाय बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, नील विद्रोह। ठीक है, इसको लीड किसने किया था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु और दिगंबर विश्वास ने इसको लीड किया था। हुआ कब था? आपका 1859 1860 में नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था। और ये सबसे पहला आपका मूवमेंट था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल था, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। इस मूवमेंट के बाद ही आपके एक इंडिगो कमीशन को यहाँ पर बनाया गया था 1860 में, जिसने फर्दर आपके जो जो जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन होता था बंगाल रीजन में, उसको क्या करवा दिया था? मना करवा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी रिवेलियन कब हुआ था? तो बेसिकली रामोसी को यहाँ पर लीड किया गया था फड़के। फड़के के थ्रू इन्होंने, फड़के बेसिकली थे वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने आपके रामोसी रिवोल्ट या फिर आप रिबेलियन कह सकते हो, उसको क्या किया था? सपोर्ट किया था, उसको लीड किया था। 1877 से 1887 के बीच में ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, रीजन क्या था? तो आप बोलोगे ब्रिटिश फेल्योर टू टेक अप एंटी फेमाइन मेजर्स। जो आपके अकाल वगैरह आते थे उससे बचने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं किया गया था। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था? इसी के चलते आपका यहाँ पर क्या हुआ था? रामोसी अपराइज हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है पावना। पावना अग्रेरियन जो आपका अपराइज था, ये कब हुआ था? 1873 में हुआ था। पावना डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके ईस्ट बंगाल में है, अभी ये फिलहाल बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पर जो लीडर थे वो आपके सात चंद्र रॉय थे, शंभू पाल थे, खुदी मुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा, खुदी मुल्ला। और इसके अलावा बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको सपोर्ट दिया था, याद रखिएगा, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है। इसके अलावा रोमेश चंद्र दत्त ने भी इसको सपोर्ट दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंपारण में आपका, चंपारण जो आपका क्या था? सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। गांधी जी ने इसको लीड किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और रीजन क्या था? तो तीन कठिया सिस्टम को यहाँ पर तीन कठिया जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में ये आपके सत्याग्रह लाया गया था।
फिर खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, विच इज इन गुजरात, गुजरात में हुआ था, और इसको लीड इसको भी गांधी जी ने किया था। किस लिए किया था? क्योंकि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू जो बढ़ा दिया गया था उसको लेकर, और क्रॉप फेलियर हुई थी, एक तो यहाँ पर नुकसान हुआ था, उसके बावजूद लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया था। तो जो किसान चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए लैंड रेवेन्यू में, तो इसके चलते आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा। और बाद में इसको मान भी लिया गया था, ठीक है, दोनों सक्सेसफुल थे। फिर आपका बारडोली 1928 सूरत गुजरात में हुआ था, और इसको लीड किया गया था आपके किसके द्वारा? तो आप बोलोगे सर इसको वल्लभ भाई पटेल और मेहता ब्रदर्स ने इसको लीड किया था, मेहता ब्रदर्स एंड वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा रीजन क्या था? तो यहाँ पर रेवेन्यू में 22% जो इंक्रीज किया गया था उसको कम करने को लेकर था, और लास्ट में जो सेटलमेंट था वो 6.03% पर आकर हो गया था। मतलब 20%, 22% जो बढ़ाया गया था, बाद में इसको 6.03 पर मान लिया गया था, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद आपका एका मूवमेंट हुआ था, जो कि आपके पासी और अहीर कम्युनिटी ने किया था। कहां पर? 1921-22 में हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी किसके अगेंस्ट? तो ये रेंट्स यानी कर में वृद्धि के अगेंस्ट, ठीक है। अगला आपका तेभागा मूवमेंट पूछा जाता है। तेभागा मूवमेंट 1946 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये आपके जमींदार के अगेंस्ट किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका बारगरदारी जो आपके यहाँ पर बिल था, ये आपका प्रपोज किया गया था, पास किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका आता है बकास्त मूवमेंट। बकास्त मूवमेंट 1936 में हुआ था बिहार में। इन सबको एक बार क्रोनोलॉजिकली देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकली एक बार देख लीजिएगा कौन सा मूवमेंट किसके बाद हुआ था। सबसे लास्ट में आप तेभागा मूवमेंट लाइएगा बस, ठीक है, 1946 में। तो आपका एक आंसर ऐसे भी सही हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ सेटलमेंट, कुछ यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक आपके पॉलिसीज की। तो सबसे पहले रैयत वाली पॉलिसीज की बात करते हैं। रैयत बेसिकली किसान होते थे, ठीक है। रैयत कौन होते थे? रैयत वर्ग सीधे सीधे जो आपके फार्मर्स होते थे उनको हम रैयत कहते थे, छोटे छोटे जिनके पास जमीनें होती थी। तो रैयत वाली सिस्टम में जो सेटलमेंट किया गया था डायरेक्टली किसके साथ किया गया था? फार्मर्स के साथ किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सीधे सेटलमेंट फार्मर्स के साथ किया था, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब इसको प्रपोज किसने किया था? तो आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको प्रपोज किया था, और पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया गया था आपके कहां पर? आप बोलोगे 12 महाल रीजन, आपके 1792 में इसको क्या किया गया था? मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसको क्या किया गया था? मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके अलावा आसाम और कुर्ग, इन सभी जगह को मिलाकर 51% ब्रिटिश टेरिटरी में आपके क्या किया गया था? रैयत वाली सिस्टम को आपके इन्फोर्स किया गया था, जिसमें जो आपका लैंड रेवेन्यू था वो 20 से 30 सालों के लिए पहले से ही फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं महालवाड़ी सिस्टम। अब महालवाड़ी सिस्टम में आपके गांव से, गांव को क्या मान लिया जाता था? एक यूनिट मान लिया जाता था, और पूरे गांव से एक साथ कलेक्टिवली टैक्स क्या किया जाता था? आप बोलोगे वसूल किया जाता था। बेसिकली इसके प्रोपोंडर जो थे वो आपके हॉल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1819 में की थी, और पूरे इंडिया में ऑल अराउंड 30% आपके एरिया में आपके क्या महालवाड़ी सिस्टम लागू हुआ था, जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब ये वाले रीजन आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यस, अच्छा एक लाइन और भी आपको याद रखनी है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका कि 1833 ईस्वी के बाद उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में जेम्स टॉमसन के नेतृत्व में जो आपका महालवाड़ी सिस्टम था, इसमें 66% का क्या किया गया था? इंक्रीजमेंट किया गया था, और आगे चलकर सहारनपुर जो रूल थे 1866, इसे आपका 50% पर फाइनल कर दिया गया था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा था यार। चलो इसके बाद आते हैं परमानेंट सेटलमेंट। बेसिकली कॉर्नवालिस लेकर आए थे, 1793 में लेकर आए थे, और सजेस्ट किसने किया था? जॉन सोर ने इसको सजेस्ट किया था कि परमानेंट सेटलमेंट लेकर आओ। पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी था उसके 19% पर ये क्या था? एप्लीकेबल था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जमींदार को बिचौलिया बनाया गया था, जो किसानों से क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और फर्दर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। इस दौरान वो 1/11 अपने पास रखते थे और बाकी का 10/11 आपका कंपनी को हैंड ओवर कर देते थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही? तो ये सारे हाई यील्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपको मिल रहे हैं कहां पर? हमारे मेंटरशिप ग्रुप में। तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको ये जरूर ज्वाइन करना है। जस्ट आपको 499 में ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आप खुद समझ रहोगे कि कितना हाई यील्डिंग टॉपिक है, जहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं और पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन सब चीजों के साथ ही आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आपके पेपर में आपकी कितनी तैयारी है ये आपके एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर की बात करें तो पूरे साल के करंट अफेयर का पीडीएफ अलग मिलेगा, मंथ वाइज पर आपका नेशनल करंट अफेयर और यूपी स्पेशल करंट अफेयर मंथ वाइज क्वेश्चन पीडीएफ अलग से मिलेगी। ये सारी चीजें आपको जस्ट 499 में मिलेगा, तो ये आपको जरूर से क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है कि हमें डाउट होते हैं सर, इसको हमें क्लियर कर दीजिए, तो डाउट सेशन अगर आपको लेना है कि पर्सनलाइज आपको ज्ञान सर आपको बताएगी क्या आप किस तरह से सही कर सकते हो, हमारी पूरी एसईएस की टीम आपके साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएगी, तो उसके लिए आपको सिंपल एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी, ठीक है।
अब यहां से स्टार्ट होता है दोस्त पॉलिटी। सो बेसिकली पॉलिटी में हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, यू विल से कि अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। प्रीवियसली हमारे पास कितने थे, 8 शेड्यूल थे, यानी कि 9 10 11 12 आपका बाद में ऐड ऑन हुआ है। बोलोगे यस सर, उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, फर्स्ट शेड्यूल सबसे पहले तो आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बातें करता है, और हमारी इंडिया के पास कौन कौन सी टेरिटरी है, स्टेट कौन सा है, स्टेट का नाम कैसे ऑल्टर होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके दी गई है। शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 2 आपके बताता है कि भाई आपके यहाँ पर जितने भी इतना बड़ा टेरिटरी है, तो टेरिटरी को चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे। अब जब लोग काम करेंगे तो भाई उनको पैसे भत्ते सब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करेंगे इंडिया के अंदर, उनके वेतन भत्ते, अलाउंस, प्रिविलेजेस, क्या क्या पावर्स होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एमपी, एमएलए, सारे लोग यहाँ पर लाइन से शामिल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कैग वैग सब। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपके सेकंड शेड्यूल को डायरेक्टली रिलेट करता है। इसके बाद आते हैं थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल देखो, जब पैसे मिलते तो पैसे देखकर इंसान की आंखें चौंधिया जाती है, इंसान क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। अब इंसान को करप्शन से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक अफर्मेशन दिलाते हैं, एक ओथ दिलाते हैं कि एक काम करो, इस पर शपथ लो, आकर ओथ लो कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, जो भी तुम्हें पावर दी जा रही है, जो भी तुम्हारे प्रिविलेजेस हैं, उनका सही से और हमारे देश के बेनिफिट के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपके थर्ड शेड्यूल में, याद रखिएगा, थर्ड शेड्यूल में आपके प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं है, गवर्नर के बारे में कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, फोर्थ शेड्यूल बेसिकली आपके सीट्स का एलोकेशन करता है। अब राज्यसभा में जितनी भी सीट्स हैं उनका एलोकेशन किया जाता है एज पर दी फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, याद रखिएगा। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, जितने भी ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके बारे में आपको फिफ्थ शेड्यूल में बात लिखी गई है। अब बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, तो 4 आपके अलग अलग स्टेट, दैट इज AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। अगेन आता है 7th शेड्यूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। याद रखिएगा, कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहां से लिया गया है, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी की, जो यूनियन लिस्ट है, प्रीवियसली इसमें 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बट नाउ अ डे आपको याद में रखना है, अभी हमारे पास करेंटली यहाँ पर 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में प्रीवियसली आपके पास 66 सब्जेक्ट्स होते थे, बट अभी हमारे पास 59 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह कंकरेंट लिस्ट में पहले आपके 47 सब्जेक्ट होते थे, बट अभी इसमें कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। और ये आपका आर्टिकल 246 कहता है, याद रखिएगा, इसी में आपके सेंसस के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, जो कि आपके यूनियन लिस्ट का क्या है, पार्ट है। और सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, तो आप बोलोगे यस सर, यूनियन मतलब यूनियन लिस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। 8th शेड्यूल में आपके टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन पहले कितनी थी, पहले यहाँ पर 14 लैंग्वेजेस थी। फिर 15 लैंग्वेज आपके 1967 में ऐड हुई थी। 1967 में दैट वाज सिंधी। कौन सी ऐड हुई थी, सिंधी। कौन सा अमेंडमेंट था, तो आप बोलोगे सर 21st अमेंडमेंट के थ्रू आपके सिंधी को ऐड किया गया था। इसके बाद आपके 71st अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, इन 4 BDMS, इन 4 लैंग्वेज को क्या किया गया था, सॉरी, यहां पर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को एड ऑन किया गया था। BDMS को आपके 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत आपके क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके उड़िया थी, जो आपके उड़िया लैंग्वेज है, इसको उड़िया किया गया था 96th अमेंडमेंट बाय 2011 के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका 9th शेड्यूल में आते हैं। 9th शेड्यूल आपके बेसिकली इसमें 9th में 3 आपके क्या है, 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, इसको ऐड किया गया था आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको 1992 में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। इसमें आपको याद में रखना, अच्छा सॉरी 9th है, सॉरी यहाँ पर मैं 10th, मैं तो क्या ही बता गया, एक सेकंड। 9th शेड्यूल की बात कर रहा है, सॉरी, 9th शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ठीक है, याद रखिएगा, आपका जो 9th शेड्यूल है, ये आपके ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे। कई बार पूछा जाता है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। अब ये क्या था, ये आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म, बट प्रॉब्लम ये होता है कि आगे चलकर केशवानंद भारती केस आता है, फिर मिनर्वा मिल केस आता है, फिर बाबन राव केस आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली आयर कोहलो केस तक जाते जाते ये बोल देती है कि जो आपका 9th शेड्यूल है, उसमें आपके 1973 के पहले कानून का तो रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जितने भी आपके नए चीजें ऐड की जाएंगी उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यानी 1973 के पहले इसमें जो कुछ था उसका रिव्यू नहीं करेंगे, बट 1973 के बाद आप जो कुछ भी ऐड करो उन सबका हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आयर कोहलो केस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पर आता है 10th शेड्यूल।
10th शेड्यूल आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? राजीव गांधी जी के टाइम पर, इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल से। समझ गए ना बात को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आर्टिकल 102 और 191 को अमेंड किया गया था। 11th शेड्यूल ये था वो बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में आपके 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन वगैरह की बातें आपको करता है, ठीक है। आर्टिकल 243G तक ये आपके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 12th शेड्यूल आपका आता है। 12th शेड्यूल में आपके म्युनिसिपैलिटीज के बारे में दिया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इसको ऐड किया गया था और इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में देखो सबसे पहले आपको क्या याद में रखना है, दैट इज विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में आपके धौली गंगा किससे मिलती है? तो आप बोलोगे अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से। तो अलकनंदा और धौली गंगा कहां पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में, ठीक है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, यहां से धौली गंगा गायब, ठीक है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग में उसमें आकर नंदाकिनी मिलती है। ये लिखा है नंदाकिनी। तो ये नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ती है, फिर कर्ण प्रयाग आता है। कर्ण प्रयाग में एक लंबी सी नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार गंगा आपके अलकनंदा में आकर कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रुद्र प्रयाग में ऊपर से आपके मंदाकिनी आती है और अलकनंदा में आकर मिल जाती है। फिर देव प्रयाग में आपके भागीरथी अलकनंदा में आकर मिल जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। बाकी यमुना कहां पर मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कहां पर मिलती है। आप लोग सभी लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीजें वही लिखी हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपको देखो थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है जो आप लोग आराम से देखते रहिएगा। जैसे कर्ण प्रयाग का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपका जो हिंदू माइथोलॉजी महाभारत है, इसमें कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त वही स्थान है जहां पर सूर्य देव ने उन्हें अविनाशी कवच तथा कुंडल आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया था, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग। इसी वजह से, और पिंडार जो है, आप पिंड दान किया जाता है ना, कुछ इस तरह से याद रखना है। तो कर्ण भी बहुत दानवीर थे, तो आप इस तरह से याद रख पाओगे। कर्ण प्रयाग के पास में ही पिंडार नदी आपके अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लड आपका क्या है? तो ब्लड बेसिकली एक क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है, जिसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ब्लड सेल्स कितनी होती है? अबाउट 45% आपके रेड ब्लड सेल्स होती हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इन दोनों को मिलाकर आपका ब्लड बनता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह भी होती हैं। प्लाज्मा क्या है? तो आप बोलोगे सर ये एक आपका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये आपका ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। वेयर प्लेटलेट्स क्या करती हैं? तो ब्लड जैसे चोट हमारे लगने पर, चोट लगने पर जो ब्लड निकलने लगता है, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप WBC कहते हो। तो टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लिम्फोसाइट, फिर आपका होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर होता है मोनोसाइट, फिर होता है बेसोफिल, फिर होता है इसोनोफिल्स, ठीक है। ये सारे आपके WC के क्या है? टाइप्स हैं, याद रखिएगा। अब 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था, AB और O, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के क्या होते हैं? रक्त होते हैं, जिसमें O जो होता है ये आपका ब्लड ग्रुप होता है, याद रखिएगा। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये किसी को भी दिया जा सकता है। वेरस AB पॉजिटिव की बात करें तो बेटा ये आपका क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। इसको कहीं से भी कोई भी ब्लड चढ़ा दो, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जहां से पानी, खून, ये सब आपके शरीर में घूम रहा है, ठीक है। तो रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन, ठीक है, किसके माध्यम से? तो आप बोलोगे सर ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस का पूरे बॉडी में फ्लो, ये आपका मेन काम करता है कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये 2 टाइप का होता है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी क्या करता है? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेकर घूमता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये हार्ट से कहां लेकर जाता है? लंग्स में लेकर जाता है, जहां पर ऑक्सीजन मिलने पर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या करता है? ये लंग से, ये आपका क्या करता है? याद रखिएगा, आपकी बॉडी में हार्ट से लेकर पूरे शरीर में खून कौन पहुंचाता है? तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है बेसिकली, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज आपके क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, और ये हमारी पूरी बॉडीज में आपके लेकर जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा आपके थिक यानी मोटी और फ्लेक्सिबल होती हैं। वीन्स की हम बात करें,
वीन्स की हम बात करें तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी से वापस आपके हार्ट की तरफ लेके जाती है, और ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। और इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी से हार्ट की डायरेक्शन में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैपिलरीज क्या होती है दोस्तों, ये आपके ऑक्सीजन को कहां पर पहुंचाती हैं, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में पहुंचाती है, बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यस, अब यहाँ पर बात करते हैं हार्ट। तो इन जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, मतलब जो हम सब हैं, हमारे में चार कितने होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, हमें याद में रखना है, जिसमें टू आर्टियम्स होते हैं और टू आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। द राइट आर्टियम और आपका राइट वेंट्रिकल जो है ये कंटेन करता है क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाइल द लेफ्ट आर्टियम एंड वेंट्रिकल आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द हार्ट हैज वॉल्व दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो आपके वॉल्व होता है इनका काम क्या है, हार्ट ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है, इसका मेन काम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं भाई। आगे यहाँ पर मेजर वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, तो एक आपका ट्राइकैस्पिड वॉल्व होता है जो कि आपके राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकैस्पिड आपका कहां पर होता है, या फिर मिट्रल वॉल्व कहां पर होता है, ये आपके लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, आर्ट्रियम, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व आपके कहां पर होता है, तो ये आपके राइट वेंट्रिकल एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ऑर्टिक वॉल्व आपके कहां पर होता है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपके कुछ नेशनल पार्क्स जो आपको याद में रखने, जैसे दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, 1977 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व आता है जो कि 1987 से है, जहां पर स्वयं डियर वगैरह आते हैं, कल की क्लास में ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर के पास ये आपका तराई रीजन में पड़ता है। इसके अलावा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, किशनपुर, कतनिया घाट सेंचुरी के आसपास है। 1987 में आपका दुधवा बनाया गया था और 2014 में आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। अमनगढ़ और आपका रानीपुर, अमनगढ़ कब बनाया गया, 2012 में, जबकि रानीपुर टाइगर रिजर्व पूरे इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट में, याद रखिएगा कहां पर है, चित्रकूट में। अमरगढ़ कहां पर है, बिजनौर में है। और ये आपका क्या है, 2022 में बनाया गया था आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला यहाँ पर ओखला वर्ड सेंचुरी कहां पर है, ओखला वर्ड सेंचुरी आपके गाजियाबाद में है। सैंडी आपके कहां पर है, हरदोई में है। समसपुर आपके रायबरेली में है। समन आपके मैनपुरी में है। कतरनिया घाट आपके बहराइच में है। कछुआ आपके वाराणसी में है, और ओखला आपके गाजियाबाद में है, ठीक है। इसके अलावा किशनपुर नेपाल में है। कैमूर आपका मिर्जापुर और सोनभद्र, कैमूर रेंज आपके मिर्जापुर और सोनभद्र के पास नहीं है। चंद्रप्रभा चंदौली हो गया, नवाबगंज उन्नाव हो गया, ठीक है। सूर सरोवर आपका जहां पर कीथम लेक कहां पर है, आप बोलोगे सर आगरा में है। सुरहा ताल आपके बलिया हो गया, सुरहा ताल याद रखिएगा, सुरहा ताल कहां पर है, बलिया में, ठीक है। इसके अलावा सोहेलवा आपके बलरामपुर हो गया। इसके अलावा सुहाजी बरवा, तो आप बोलोगे सर महाराजगंज, ठीक है। अगला यहाँ पर पटना पक्षी विहार आपके एटा में है। सरसई नावर आपके इटावा में है, ठीक है। इसके अलावा पार्वती अर्गा आपके गोंडा में है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके आगरा और इटावा के पास में है। बखीरा आपके संत कबीर नगर में है, और लाख बहुसी आपके कन्नौज में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। महावीर स्वामी आपके ललितपुर, विजय सागर आपके महोबा, हस्तिनापुर आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़ और अमरोहा। रानीपुर अभी बताया मैंने आपको कहां पर है, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट में मेनली। अब यहाँ पर आप बात करेंगे इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपके पब्लिक फिनांस और बजट की यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पब्लिक फिनांस, पब्लिक फिनांस का मतलब है जो सीधे गवर्नमेंट के थ्रू होता है ना, जितना भी फिनांस, जितना भी खर्चा वर्चा है, जब गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसी को आप पब्लिक फिनांस बोलोगे। सो बेसिकली पब्लिक फिनांस इन्वॉल्व्स revenue generation, expenditure and debt management of the government, while the budget is an annual financial plan that outlines revenue and expenditure for a specified period, याद रखिएगा। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू इट रिफर्स टू ऑल सोर्सेज ऑफ टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जहां जहां से जितना जितना पैसा आ रहा है वो सब पब्लिक रेवेन्यू है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी आपका, इनकम टैक्स के अलावा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि आपका जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया। नॉन टैक्स क्या होता है, जैसे कि आपने फाइन वगैरह आप पर लग गई, ठीक है, ये सब क्या है, लोन वगैरह हो गया, फाइन वगैरह लग गई, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे सर ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रैक्स क्या होता है, ठीक है, आप बोलोगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैक्स, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वो खर्चा जो गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम ना करता हो, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम ना होती हो और उसकी एसेट भी इंक्रीज ना होती हो, ना तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ना तो उसकी लायबिलिटी घट रही है, ना उसके एसेट बढ़ रही है, अगर ऐसा खर्चा है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेरेज अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, या तो फिर उसका एसेट बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, या तो उसका एसेट बढ़ जाए, समझ रहे हो बात को,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो जहां पर या तो एसेट बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर एसेट बढ़ रही है तो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, सपोज करिए गवर्नमेंट एक ब्रिज बनाती है, तो ब्रिज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट सैलरी बांट रही है, ठीक है, गवर्नमेंट अलाउंस दे रही है, गवर्नमेंट टीएडीए दे रही है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ने अपना जो लोन था उसको पूरा दे दिया, ठीक है, जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट था वो भर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने लोन का सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे किया तो वो आप बोलोगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर पूरा लोन पे कर दिया है विद कैपिटल तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पब्लिक डेट क्या होता है? ये आपके दो टाइप के होते हैं, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। पब्लिक डेट मतलब जब गवर्नमेंट लोन लेती है, चाहे वो अंदर से ले चाहे बाहर से ले, जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज पब्लिक डेट। अब इंटरनल डेट का मतलब है जब गवर्नमेंट डोमेस्टिकली लोन लेती है, फॉर एग्जांपल आरबीआई से लोन ले लिया, कमर्शियल बैंक से ले लिया, या फिर अपने पब्लिक से ले लिया, इंडिया के सिटीजन से ले लिया, ठीक है, ये आपका इंटरनल हो गया डेट। लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है? जैसे आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, डब्ल्यूटीओ से, मतलब डब्ल्यूटीओ तो एग्जांपल ऐसे निकल गया, मतलब अमेरिका, ठीक है, जापान, यहां से अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो आपका क्या एक्सटर्नल डेट होता है, ठीक है। अब आते हैं यूनियन बजट पर। यूनियन बजट के बारे में सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा। यहां पर इसको क्या बोला गया? यहां पर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया, जो बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें यहां पर आपको याद में रखना है बैलेंस बजट किसे कहते हैं। तो बैलेंस बजट मतलब इनकम और आपका एक्सपेंस दोनों क्या इक्वल इक्वल हो तो हम कहेंगे बैलेंस बजट है। आपका सरप्लस बजट क्या है? जब आपकी इनकम ज्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट बजट जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। और जर्नल या फिर फुल बजट आप उसे कहते हो जो आपके नॉर्मली जारी किया जाता है पूरे साल भर के लिए, ठीक है। इंटरिम बजट क्या होता है? जो आपके कुछ समय के लिए, मतलब सरकार जब लोकसभा चुनाव होने उससे पहले वाला जो बजट होता है कुछ महीनों के लिए, एक आध महीनों के लिए, उसे आप इंटरिम बजट कहते हो। जीरो बेस्ड बजट मतलब हर साल आप जो मद होती है, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन पर वापस से जीरो से कैलकुलेशन कर पूरा पूरा बजट एलोकेट करते हो। पिछले साल के बजट को हम जीरो मान लेते हैं, तब उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। जेंडर बजटिंग की शुरुआत आपके ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया के बाद से इंडिया में 2005-6 में क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा जेंडर बजटिंग मतलब होता है जब हम बजट को इशू करते समय ये देखते हैं कि इसका कितना पर्टिकुलर हिस्सा महिलाओं के वेलफेयर, उनके इंपावरमेंट पर खर्च होगा, ठीक है। ग्रीन बजट क्या होता है? जब हम देखते हैं कि हमारे बजट से इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा फायदा या नुकसान होने वाला है, तो बेसिकली वहां पर हम ग्रीन बजट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ डेफिसिट देख लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब रेवेन्यू इनकम आपके एक्सपेंडिचर से कम रह जाए, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम कम है, तब आपका क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा। फिजल डेफिसिट कब होता है? तो सरकार का टोटल खर्चा सरकार की टोटल इनकम से क्या पड़ जाए? ज्यादा पड़ जाए, तब यहां पर क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में आपको वो पैसा सब्ट्रैक्ट कर देना होता है फिस्कल डेफिसिट से जो आपने लोन के लिए दिया होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लोन के लिए जो पैसा आप रीपे कर रहे होते हो उसको आप अगर फिस्कल डेफिसिट से घटा देते हो तब आपका प्राइमरी डेफिसिट आता है, जो उस साल का प्रेजेंट का उस पर्टिकुलर पीरियड का जिस पीरियड में बजट पास किया गया उस पर्टिकुलर पीरियड का क्या है? आपका टोटल डेफिसिट है, नेट डेफिसिट, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है, याद रखिएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जब सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से उस खर्चे को हटा देती है जो उसने स्टेट्स को यानी राज्य सरकार को दिया था फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सरकार ने दे दिया 10 करोड़ रुपए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए पुल, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में अगर खर्च कर दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? जो उसने 10 करोड़ अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा था उसमें से 5 करोड़ रुपए घटा देती। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में खर्च हुआ है कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल बनाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो वो होना किसका चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट, लेकिन वो लिखा किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसको हम जब मैनेज करते हैं, नेट निकालते हैं, तो वो आपका निकल कर आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इंडिया में फाइनेंस कमीशन की बात करें तो याद रखिएगा पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जस्ट बिकॉज इसको आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया गया है। अब दूसरा है कि ये आपका क्या है? सैमी, ये आपका क्या है? क्वासी जुडिशियल आपके क्या है? ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हर 5 साल में गवर्नमेंट जो आपका है वो प्रेसिडेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट इसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। बात आपको ध्यान में रखनी है, या जब भी जरूरत हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 पर्सन होते हैं, जिसमें एक आपका चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इनका कोई टेन्योर वेन्योर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 283 क्लॉज 3 क्या कहता है? सॉरी, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 क्या कहता है? कि ये आपका रिकमेंडेशन ऑन द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस करेगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। दूसरा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर बांटेगा।
तीसरा ये रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसको कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए, कौन से स्टेट को। चौथी बात ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन की, किसकी, पंचायती राज और आपके म्युनिसिपल बॉडीज की। पांचवा काम ये क्या करेगा, पांचवा काम ये करेगा आपके कि जो गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल मैटर पर सजेशन देगा कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेजर फाइनेंस कमीशन में पहला वाला आपको याद में रखना है, 1951 में बनाया गया था। केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। इनिशिएटेड बेसिक टैक्स शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। 10th आपका जो था ये यहाँ पर आपके केसी पंत है, 1995 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। एलोकेटेड 77.5% ऑफ इनकम टू दी स्टेट्स। फिर 12वां वित्त आयोग लाया गया था 2002 में, जिसके सी रंगाराजन क्या थे, हेड थे, ठीक है। इसके अलावा 14वां आपका लाया गया था जिसके आपके वाईबी रेड्डी थे 2013 में। फिर 15वां आपका लाया गया था 2017 में जिसके एनके सिंह थे, ठीक है। और अब कौन सा चल रहा है, तो आप बोलोगे अब यहाँ पर 16th चल रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके हेड कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, 2023 में 31 दिसंबर को किया गया था, ना कि 2024 में, ठीक है। इसको अपनी रिकमेंडेशन देनी है अभी इसी साल दे देनी है, ठीक है। और इसकी रिकमेंडेशन लागू कब से होगी, तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2031 तक इसकी रिकमेंडेशंस लागू रहेंगी। बात आपको ध्यान में रखना है। काम वही जो बाकी सब करते हैं वही ये भी करेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिकमेंडेशन क्या है, 31 अक्टूबर 2025 तक इसे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब वापस एक बार मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको वीडियो मिल रही है देखने को, इस तरह की वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हो, आप चाहते हो कि इस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे पर डे जो इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अगर आपको करवा दिए जाए, तो आपको हमारा मेंटरशिप बैच जो है इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लास्ट 30 डेज के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ठीक है। इसको आप जस्ट 499 में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फीचर्स मैं बताता हूँ, एक तो आपको यहाँ पर हाई यील्डिंग नोट्स मिल रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको पीडीएफ वीडियो दोनों चीजें मिलेंगी। इसके अलावा करंट अफेयर का पूरे साल का आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके नेशनल वाइज अलग और यूपी के अलग पूरे मंथली, ठीक है। इसके अलावा 25 टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, 5 रिसेट होगा, 5 यूपी जी के करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें। इसके अलावा 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दी जाएगी। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स होंगे, जिनको लगाकर आप ट्रेंड्स देख सकते हो और हमारे पीडीएफ से भी आप महसूस कर सकते हो कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी जस्ट 499 में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे सर कुछ डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का डाउट क्लियरेंस जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप। जस्ट आपको 1000 रुपीज में ये ज्वाइन करना है। इसके लिए अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर दोस्तों कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।